हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए आप किसी के स्पाउस हो या आप फैमिली के बड़े बेटे हो और सपोज आपके घर में जो करता है उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या हो सकता है, उसकी सारी जिम्मेदारी आप पे आ जाएगी। तो उस वक्त आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके बैंक अकाउंट्स कितने हैं, या फिर आपको किन लोगों से पैसे आने वाले हैं, या फिर इंश्योरेंस कौन कौन से है, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं, फैमिली इंश्योरेंस है कि नहीं, वो भी मालूम होना चाहिए। फिर सपोज आपको अगर इमरजेंसी बैंक से पैसे निकालने हैं तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि आपको आपके पर्सन सपोज फादर और हस्बैंड उसके बैंक अकाउंट का या एटीएम का पिन मालूम होना चाहिए। उस वक्त आप क्या करेंगे, आपको तो कुछ भी मालूम नहीं है। एज अ अवेयरनेस ये सभी चीज़ें एक जगह पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। आपका या आपके फैमिली का ये स्टेटमेंट यानी कि पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना जरूरी है। सपोज आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको एक दूसरे के बैंक अकाउंट मालूम होने चाहिए, उसके पिन मालूम होने चाहिए। या आप फादर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये सब चीज़ें एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखिए इन इमरजेंसी। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलो जान लेते हैं ये पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक ओवरऑल एक स्टेटमेंट बनाया है, जैसे बैलेंस शीट होता है। तो इस बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, अपने सब लाइबिलिटीज़ और सब असेट एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे। ओवरऑल रिकॉर्ड करना है हमें, डिटेल में बाकी हम आगे वाले शीट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप आपका नाम लिख सकते हैं और जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम का डेट लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको आपकी लाइबिलिटी जितनी भी है वो सब लिखना है। लाइबिलिटीज का मतलब यानी कि आपको कितना पे करना है, या आपको कितना किसी को देना है, या वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है। तो लाइबिलिटी में हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट डेट लिखा है मैंने। तो करंट डेट यानी कि आप यहाँ आपका सपोज क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड का बिल कितना पे करना है वो यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं। फिर नोट पेएबल, आप किसी को पैसे देने वाले हो उसके अमाउंट यहाँ पे ओवरऑल लिख सकते हो। फिर टैक्सेस पेएबल, टैक्स कितना पे करना है वो लिखना है यहाँ पे। रियल इस्टेट मॉर्टेज यानी कि आपने सपोज किसी रियल इस्टेट का मॉर्गेज किया है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसका अमाउंट। और सपोज अदर एनी लाइबिलिटीज हो, आपको लगता है कि ये लाइबिलिटी हो सकती है, वो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपको सबका टोटल लिखना है। तो ये ओवरऑल आपकी लाइबिलिटी हो गई। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल असेट कैसे लिखना है, यानी कि आपके जितने भी असेट हो, जितने भी, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैश लिखा है। कैश यानी कि आपके बैंक अकाउंट में कितना कैश है वो आपको यहाँ पे अमाउंट लिखना है कि कितना कैश है। फिर सेविंग अकाउंट में देख सकते हैं, किसी किसी का 2-3 अकाउंट हो सकते हैं तो आप डिवाइड करके लिख सकते हैं। किसी का करंट अकाउंट होता है वो आप उसका अलग से पॉइंट भी लिख सकते हैं वहाँ पे। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सपोज किसी का एफडी होता है तो एफडी में आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आप एफडी की अमाउंट लिख सकते हैं। फिर सिक्योरिटीज यानी कि स्टॉक्स है या बॉन्ड्स है या म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो आप सबका अलग अलग भी लिख सकता है। यानी कि सपोज आपका स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट है और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट है, या सपोज गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट है, तो आप सबका शॉर्ट लिस्ट करके अलग अलग लिख सकते हैं। यानी कि स्टॉक का अलग अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिख सकते हैं, म्यूचुअल फंड का अलग इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके ध्यान में आएगा कि आपकी वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो नेक्स्ट मैंने लिखा है नोट एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल। तो जैसे कि डेटर्स होते हैं वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके अमाउंट है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज अब लाइफ इंश्योरेंस है, अब लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग हर पर्सन का अलग अलग हो सकता है, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं, सबका टोटल भी लिख सकते हैं, या सेपरेट चाहो तो आप सेपरेट भी लिख सकते हो। यानी कि आप यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस आपको लिखना है, या चाहो तो आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ऐड करके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एंड इसमें आता है जैसे कि ज्वेलरी, ऑटो, आपकी कार है, गाड़ी है, उसके अमाउंट कितनी है, आपके पास कितनी ज्वेलरी है, गोल्ड आपके पास कितना है, वो सब डिटेल आप यहाँ पे उसके अमाउंट, सब इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है रिटायरमेंट फंड। अब सपोज कोई जॉब कर रहा है तो उसका रिटायरमेंट फंड होता है, या फिर आपने रिटायरमेंट प्लान लिया हो सकता है, तो उसके अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप यहाँ पे लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखना है कि रियल इस्टेट अमाउंट, यानी कि आप सपोज आपके पास कितने रियल इस्टेट है, मार्केट, उसकी मार्केट वैल्यू लिखनी है, याद रखिए।
अब वो वैल्यू लिखने के बाद आपको नेक्स्ट लिखना है कि असेट, अदर असेट, एनी असेट हो सकती है, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे रियल एस्टेट यानी कि आपकी सपोज किसी जगह आपकी ज़मीन है या फिर खेती है, उसके अमाउंट लिख सकते हैं। और अदर स्पेसिफिक असेट में यानी कि आपका कहाँ पे दुकान है या फिर फ्लैट हो सकता है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब ओवरऑल हो गया। अब इसमें क्या करना है हमें, असेट माइनस लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। यानी कि नेटवर्थ इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल असेट माइनस एनी लायबिलिटी। इट पुटली सिंपली नेटवर्थ इज व्हाट यू ओन माइनस व्हाट यू ओ। अब हम क्या करेंगे, ये सब लिखा है ना हमने, लाइबिलिटी का एक सब कुछ डिटेल में ओवरऑल लिखा है, फिर असेट यहाँ पे ओवरऑल लिखे है। अब उसका डिटेल में हम देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक अलग असेट के लिए और अलग एक लाइबिलिटी के लिए शीट बनाई है, जहाँ पे हमने सब कुछ डिटेल में रिकॉर्ड किया है। अब हम देखेंगे सबसे पहले डिटेल्स ऑफ असेट। जो हमने यहाँ पे असेट में जो भी चीज़ें लिखी है ना, उसका हम यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे। अब सपोज मैंने सेम फॉर्मेट बनाया है, सेम यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे डेट लिख सकते हैं। चाहो तो आप हर वक्त जब चेंजेस करेंगे तो आप आपका डेट अपडेट कर सकते हैं, या किस में चेंज किया है उसके सामने यहाँ पे सपोज आप डेट लिख के उसको, सपोज मैं डेट लिखता हूँ, आप अपडेट कर सकते हैं। उस जहाँ का भी अपडेटेड डेट है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल्स रिकॉर्ड ऑफ असेट्स। मैंने यहाँ पे एक बनाया है कि नोट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था नोट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिसीवेबल, वही आपको यहाँ पे डिटेल में लिखा है। अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है, फ्रॉम हुम यू ओ, फ्रॉम हुम यू ओ। फिर यहाँ पे बैलेंस लिखना है, जिसके जिसके नाम है उसके सामने उनका बैलेंस। फिर ओरिजिनल अमाउंट लिखनी है यहाँ पे। फिर डेट लिखनी है, किस किस डेट को आपको वो पैसे मिलेंगे वो देखना है। फिर मंथली पेमेंट देखना है कि मंथली कितने आने वाले हैं। फिर मैच्योरिटी डेट यानी कि उस पर्सन का मैच्योरिटी डेट यानी कि कब तक वो चलने वाला है, वो पेमेंट हिस्ट्री। और यहाँ पे हिस्ट्री में लिखना है कि क्यों पैसे दे दिए थे या क्यों पैसे उससे आने वाले हैं, वो सब डिटेल में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो भी आपने पैसे का जो भी ट्रांजैक्शन है आपको डिटेल में याद रहेगा। या फिर चाहो तो आपके बाद जो भी देखेगा इसको तो उसके भी ध्यान में आएगा कि हाँ बाबा ये इस पर्सन से हमें पैसे आने वाले हैं, या फिर इस कारण की वजह से हमने उसको पैसे दिए थे, अब वो रिटर्न करने वाला है। ये सब डिटेल ध्यान में आ जाएगी। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉक्स बॉन्ड्स यानी कि सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ में क्या लिखना है, नेम ऑफ द सिक्योरिटीज़। सपोज मैंने स्टॉक्स लिए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टॉक्स। स्टॉक्स अब यहाँ पे मैं नेम ऑफ शेयर, सपोज इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन बट एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि रिलायंस लेता हूँ या फिर आईटीसी लेता हूँ, आईटीसी। फिर कॉस्ट, उसकी कॉस्ट जो भी है वो कॉस्ट लिखनी थी, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखनी है। सपोज मैं 50,000 रुपये लिखता हूँ यहाँ पे, ये 50,000 रुपये। फिर मार्केट वैल्यू यानी कि उस टाइप जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम आप अ, मतलब कितने में शेयर लिया था आपने वो लिखना है। फिर सपोज मुझे मार्केट वैल्यू नहीं, यहाँ पे बाइंग वैल्यू लिखना चाहिए। बाइंग वैल्यू, बाइंग वैल्यू यानी कि आपने कितने में वो शेयर लिया था उसके अमाउंट। फिर यहाँ पे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ली थी वो। और फिर डेट ऑफ एक्विजिशन, कौन से तारीख को लिया था वो लिखना है। अब ये होने के बाद सपोज म्यूचुअल फंड लिखता हूँ मैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिखता हूँ, ईएमएफ। अब म्यूचुअल फंड यहाँ पे कौन से भी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, कौन सा आपने जो भी लिया हुआ है वो लिख सकते हैं। और अब सपोज म्यूचुअल फंड में हमें मालूम नहीं होता कि बाइंग वैल्यू कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, ये सब डिटेल में नहीं मालूम होता, तो आप रफली यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हो कि सपोज कितनी इन्वेस्टमेंट है, सपोज 50,000 रुपये या 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है। फिर आप यहाँ पे चाहो तो आपको मालूम हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर डेट ऑफ एक्विजिशन, सपोज गोल्ड लिया है तो आप यहाँ पे उसका भी लिख सकते हो। गोल्ड, गोल्ड का भी सिर्फ यहाँ पे गोल्ड डिजिटल मतलब ऑनलाइन गोल्ड है या फिजिकल गोल्ड है वो भी लिख सकते हो, कितने इन्वेस्टमेंट है वो और डेट। अब वो सब होने के बाद आप यहाँ पे रियल एस्टेट पे आते हैं। तो रियल एस्टेट पे क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, रियल एस्टेट
डिस्क्रिप्शन और लोकेशन। अब डिस्क्रिप्शन या लोकेशन, आप आपकी जहाँ पे भी रियल एस्टेट है, उसका लोकेशन लिख के आगे थोड़ा का होना डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए, यानी कि आपको वो डिटेल में समझ में आएगा, या फिर जो भी इसको रेफर करेगा उसको समझ में आएगा। फिर आपको यहाँ पे परचेस डेट लिखनी है। परचेस डेट यानी कि आपने कब वो रियल एस्टेट बाई की थी। फिर ओरिजिनल कॉस्ट, कितने कॉस्ट में बाई की थी। अब जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ये सब स्टेटमेंट, उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, और फिर उस रियल एस्टेट के लिए आपको कितने किसी को पैसे देने बाकी है या नहीं, वो भी लिखना है। सपोज नहीं है तो डैश कर लीजिए, कॉलम ब्लैंक छोड़ दीजिए, और सेल वो ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये सब मैंने यहाँ पे किया है। और सपोज़ आपको लगता है कोई एडवांस में आपकी यहाँ पे असेट हो सकता है, वो असेट लिख सकते हैं। सपोज़ इंश्योरेंस का आपको डिटेल में लिखना है, हर एक पर्सन का लिया हुआ है तो हर एक पर्सन का एक यहाँ पे सेपरेट बना के लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको डिटेल में सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या-क्या देखा, हाँ, एक कैश बैंक अकाउंट का भी रहेगा। आप यहाँ पे एक बना सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट्स सपोज़ मैं बनाता हूँ यहाँ पे बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ बैंक्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके जितने भी बैंक्स हैं उसके नाम लिखने हैं यहाँ पे नीचे। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है कि कौन सा टाइप टाइप लिखना है, यानी कि आपका वो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एफडी है, जो भी हो वो लिखना है। फिर सपोज यहाँ पे अकाउंट नंबर भी लिखिए। अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर आपको मालूम होगा, वो लिख के रखिए। फिर यहाँ पे अमाउंट लिखिए, अमाउंट लिखिए उसकी। फिर सपोज़ किसी बैंक का या पिन होगा, वो पिन लिख के दीजिए। और सब कुछ होने के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, इस सबको आपको एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड लगाना है। मैं बताता हूँ कैसे लगाना है आपको। अब सब कुछ होने के बाद सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, बैंक हो गया, टाइप हो गया, अकाउंट हो गया, पिन हो गया। अब पिन में क्या करना है आपको, पासवर्ड लगाना है। तो आप अ, पासवर्ड लगा सकते हो उसको। आप प्रोटेक्टेड शीट कर सकते हो आपको, या प्रोटेक्ट वर्कबुक कर सकते हो, या आप पर्टिकुलर सेल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो यहाँ से, रिव्यू से। तो यानी कि वो पिन कोई चेंज ना कर सके, या चेंज कर सके तो आप ही चेंज करेंगे। और ये कहे तो लिख के रखिए पासवर्ड अपने इस एक्सेल शीट को क्या लगा के रखा है। वो सब कुछ होने के बाद अब हम निकलते हैं लाइबिलिटी के शीट में। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ओवरऑल अमाउंट, सब लाइबिलिटी यहाँ पे लिखी थी। अब हम उसको डिटेल में लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आपका नाम, डेट, जब भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डेट लिखनी है। फिर यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट कार्ड और एनी क्रेडिट, यानी कि आप ओवरऑल में देख सकते हो, हमने पहले ही लिखा था क्रेडिट कार्ड का। अब डिटेल में भी हमें लिखना है कि क्रेडिट कार्ड यहाँ पे क्या क्या लिखना है आपको। नेम ऑफ क्रेडिट कार्ड, किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, वो सब डिटेल में लिख सकते हैं। अमाउंट कितनी देनी है, और उसकी डेट, लास्ट डेट कितनी है, यानी कि उस डेट के अंदर अंदर आपको वो पैसे भर दे भरने हैं। अब ये हो गया क्रेडिट कार्ड का। अब नोट पेएबल, सेम नोट पेएबल का भी नेम ऑफ क्रेडिटर, आपको किस पर्सन को देना है, अमाउंट उसकी, ओरिजिनल अमाउंट, मतलब यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट, फिर ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, फिर उसमें से कितने बचे वो यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ओइंग में। फिर मंथली पेमेंट कितना करना है, और सपोज इंटरेस्ट रेट उसमें उसमें कितना हो सकता है, और डेट। डेट या आप यहाँ पे स्टार्टिंग और लास्ट डेट भी लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ लास्ट डेट भी लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे रियल एस्टेट लोन पेएबल लिखा है। सपोज़ आपने कोई रियल एस्टेट लिया है, तो आपको उस पे से आपने लोन लिया है उस रियल एस्टेट बाय करने के लिए। अब आप यहाँ पे उस रियल एस्टेट का डिटेल लोकेशन भी लिख सकते हैं। वो रियल एस्टेट यहाँ-यहाँ बाय की थी, उसका लोकेशन ये है, और किसको पैसे देने वाले हैं, बैंक हो सकता है या पर्सन हो सकता है, वो डिटेल लिख सकते हैं। फिर अमाउंट ओइंग, फिर ओरिजिनल अमाउंट कितना है, आपको कितने देने हैं, फिर मंथली पेमेंट कितना है, और फिर इंटरेस्ट रेट उस पे भी है, और डेट उसकी। लास्ट डेट भी लिख सकते हैं या स्टार्टिंग, दोनों भी लिखना है आपको, यानी कि आपको फिर डिटेल में समझ में आएगा। इसका एक ही एक व्यू पॉइंट है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। आपके बाद जो भी इसको रिव्यू करेगा, देखेगा, उसको सब ये इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल कंडीशन मालूम होनी चाहिए। यानी कि किसी भी फैमिली में
जो भी फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो स्ट्रांग रहेगी या सबको मालूम हो रहेगी, तो आप उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर सकते हो। अब ये सब हो गया डिटेल में। अब आपको क्या करना है कि ये सब किसी फ़ोन में या पीसी में मत रखिए। क्या कीजिए, ये सब शीट बनाने के बाद, एक्सेल शीट बनाने के बाद एक पूरे शीट को एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक पासवर्ड लगा के रखिए, यानी कि कोई भी ना देख सके। और वो पासवर्ड कहीं तो लिख लीजिए या घर में किसी पर्सन को बता के रखिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी इसको ओपन करेगा, आपके घर के पर्सन, मेरा मतलब है आपके घर के पर्सन, आपका बेटा हो सकता है या कोई भी पर्सन, आप जो भी इसको ओपन करेगा वो पासवर्ड डाल के ओपन करेगा। आउटसाइड पर्सन वो ओपन नहीं कर सकता। तो इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड आपके एक पेन ड्राइव में रखिए या आपके मेमोरी कार्ड होता है उसमें रखिए, तो वो सिक्योर भी रहेगा, कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो आज के सेशन में यही हम रुकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और इसके जैसे और भी वीडियो चाहिए होंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।